मेल अटेंडेंट्स को हम ऊपर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वहां पर पेशेंट्स उस हालत में होते हैं कि मेल ऊपर नहीं जा सकता है। फिर मेल अटेंडेंट भी इंसिस्ट करते हैं हमें ऊपर जाने दो, ऊपर जाने दो। जब यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं पत्ते तिम नेबरिकन शिकायत करान कि आज गई 3 दो लेबर रूमस मज, आज गई 4 दो डॉक्टर नर्स वुचान कह यचान कि और अगर पेशेंट आव अमिस गस अमे साथ सर्जरी गसन, अमिस गस अमे साथ डिलीवरी गसन तो सुबह गसिस घर खसन। आपके सामने अभी फोन आया। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम कुछ पेशेंट्स को यहाँ पर पहले ही एडमिट करते हैं 8-10 दिन पहले, जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनको हमें लगता है कि इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। फिर वो परेशान हो जाते हैं, हमें 10 दिन हो गए हमारी डिलीवरी क्यों नहीं होती है। लेकिन वो हमने पहले ही उनको बोल के रखा होता है आपको टाइम है, अभी 2 हफ्ते हैं, 15 दिन है, सब बोलते हैं कि हमें ऑपरेशन करो, सिजेरियन करो। इनको ये नहीं पता है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में कितना फर्क है और नॉर्मल डिलीवरी के कितने फायदे हैं बच्चे के लिए और माँ के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेजबान जान मोहम्मद। नाजरीन, इस वक्त हम वादी के सबसे बड़े जच्चा बच्चा हॉस्पिटल गवर्नमेंट ललदित हॉस्पिटल में मौजूद हैं और बराह रास्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर जान। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया है आपके साथ बात करने के लिए। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि एक बड़ा हॉस्पिटल वादी की बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, कितने सारे पेशेंट्स दिन में आपके पास आते हैं, कितने सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको आप घर के लिए रवाना करते हैं और कितना दबाव आपको लग रहा है? यहाँ पर हमें पर डे जो ओपीडी होता है वो है कोई 1500 to 2000 पेशेंट्स पर डे यहाँ पर आते हैं। उनमें से कोई 100 या 80-90 पेशेंट्स एडमिट होते हैं रोज। जी जी। तो बाकी पेशेंट घर ही जाते हैं जिनको ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिकली ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर ये हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए है। अभी रूरल एरियाज में भी जैसे जीएमसी अनंतनाग हैं, बारामूला हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ से ही ट्रेनिंग करके है, वो एमडी हैं, वो आराम से वहाँ पर केसेस मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि मैक्सिमम पेशेंट्स इधर जिनको नॉर्मली वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं वो भी इधर ही आते हैं। 2-3 दिन पहले सेक्रेटरी साहब इधर आया था, वो नीचे गैलरी में चल रहा था, उसने एक पेशेंट से टिकट ली है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, वो पुलवामा से आया था। उसने उसी टाइम उसकी टिकट लेके सीएमओ एमएस को कॉल किया कि इतनी सिंपल पेशेंट को आपने एलडी क्यों भेजा है। उस वजह से यहाँ पर जिस पेशेंट को हमें केयर देना चाहिए था जो हाई रिस्क है, वो फिर थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट हो जाता है बेचारा वो पेशेंट। ऐसे कुछ पेशेंट्स है जो एडमिट यहाँ पे नहीं होते हैं या जिनके पास टिकट भी नहीं होता है, उनके पास लास्ट मंथ जब होता है 9 मंथ जब कंप्लीट होते हैं, बाद में एट द 11th और इधर भेजते हैं। आप क्या मैसेज क्या रहेगा उनके लिए कि वो पहले से यहाँ पे एडमिट हो, पहले से यहाँ आए, ये कम से कम चेकअप के लिए आ जाएं? ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ये लोगों में एक गलत वो कंफ्यूजन है कि अगर उनका किसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट चल रहा है, पुलवामा में चल रहा है, अनंतनाग में, उनके जहन में ये बात रहती है कि हम एलडी की भी टिकट निकाल के रखेंगे क्योंकि बाद में यहाँ पर वो लेंगे नहीं हमें। लेकिन वैसा नहीं होता है। जो हाई रिस्क पेशेंट होगा जिसको यहाँ पर ट्रीटमेंट चाहिए, उसको हम किसी भी टाइम पे लेंगे, चाहे उसके पास टिकट हो या ना हो। ये टिकट निकालना नहीं निकालना ये फजूल चीज कर रही है, वो अपने आप को ऐसे परेशानी में डाल रहे हैं। वो जरूरी नहीं है। लेकिन हम उनको बोल रहे हैं कि अगर आपका 9 महीने फॉलोअप चल रहा था पुलवामा में या बड़गाम में, नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, अच्छी तरह से चल रहे हैं, फिर आप लास्ट में इधर पे आने की जरूरत नहीं है अनलेस कि आपको डॉक्टर किसी रेफर न करे, वो भी किसी खास रीजन की वजह से। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, एक वीडियो हमने देखा था सोशल मीडिया पे, हमारी नाजरीन ने भी देखा होगा, जो एक अटेंडेंट यहाँ पे कह रहा था कि खून की उसको अशद जरूरत थी और उनका ये कहना था कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ये किस हद तक सही है? हमारे पास ब्लड बैंक जो है उसमें खून की कोई कमी नहीं है। हम हफ्ते 10 दिन के बाद ब्लड कैंप्स करते हैं, मल्टीपल कैंप्स करते हैं। मैं एसएमएच में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम कर रहा था पिछले साल, जब हमें वहाँ क्राइसिस होती थी तो हम यहाँ से लेते थे ब्लड। ये जो कल का पेशेंट है उसको ब्लड हमने बोला था डॉक्टर्स ने अरेंज करने के लिए, उसको इन्फ्यूजन नहीं देना था, उसको हमने बोला है आप वेट करो, जब आपको चाहिए उस टाइम हम देंगे। लेकिन वो नीचे गया, कोई सोशल मीडिया वाला है उसको बुलाया तो उसके साथ बात करके अफवाह फैला दी मुझे खून नहीं दे रहे हैं। यानी कि ये डॉक्टर्स की तरफ से एक प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन हम अटेंडेंट्स को बोलते हैं ब्लड अरेंज रखो कि टेबल पर हमें ब्लड शायद जरूरत पड़े, लेकिन ज्यादातर 50-60% केसेस में फिर ब्लड की जरूरत
नहीं पड़ती है। फिर वो ब्लड बैंक गया, हमने उसको बोला है कि हम देखेंगे, जब आपको जरूरत होगी उस टाइम देंगे। यानी कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ब्लड की अवेलेबिलिटी हमें एलडी में कोई परेशानी नहीं है ब्लड की। यहाँ पे जब एक पेशेंट होता है, एक लेडीज जब यहाँ पे एडमिट होती है, उसके साथ कई सारे अटेंडेंट्स होते हैं। अक्सर बेशतर देखते हैं कि छोटी छोटी बात को लेके सिक्योरिटी गार्ड्स के और अटेंडेंट्स के बीच में हाथापाई होती है, तू मैं होती है। किस तरह आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि एक जो हॉस्पिटल का डेकोरम है वो बना रहे? कल ही मैंने देखा है कि एक पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया है, वो फिर गाड़ी में चढ़ रही थी, उसके पास कम से कम 9-10 अटेंडेंट थे। उनको बोला पेशेंट के साथ 10 अटेंडेंट, इस बात को हाँ गौर करने सेक्रेटरी साहब आने वाला था, मैंने इनको बोला कि इन पेशेंट्स को निकालो, सबको इधर से साइड में करो। ये बोल रहे कि नहीं, ये एक ही पेशेंट के अटेंडेंट है और जिनको आने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारा सामान लाया होता उन्होंने, ब्लैंकेट्स, पॉलीथीन बैग्स, फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पर बहुत रश लगा रहता है अटेंडेंट का। वो फिर जब हमारे सिक्योरिटी वाले उनको रोकते हैं, फिर उनके साथ उनकी तू मैं होती है, हाथापाई होती है। फिर से एक वीडियो बनता है तो वो सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया पे, फिर उस पर भी बोलते हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम अटेंडेंट आए। एक पेशेंट के साथ मुझे लगता है 2 अटेंडेंट एनफ होते हैं, एक ऊपर रहेगा, एक नीचे, और एक फीमेल अटेंडेंट होना चाहिए, मेल एंड फीमेल, क्योंकि मेल अटेंडेंट्स को हम ऊपर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वहां पर पेशेंट उस हालत में होते हैं कि मेल ऊपर नहीं जा सकता। एक्चुअली क्या होता है कि हम कुछ पेशेंट्स को यहाँ पर पहले ही एडमिट करते हैं, 8-10 दिन पहले, जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनको हमें लगता है कि इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। फिर वो परेशान हो जाते हैं, हमें 10 दिन हो गए, हमारी डिलीवरी क्यों नहीं होती है। लेकिन वो हमने पहले ही उनको बोल के रखा होता है, आपको टाइम है, अभी 2 हफ्ते हैं, 15 दिन है, आपकी डिलीवरी अभी नहीं होगी। लेकिन चूंकि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, इसलिए आपको हम पहले ही एडमिट करते हैं। यानी कि डॉक्टर्स मेरी एक रिलेटिव कल एडमिट हुई है, उसको 5 जून को है उसका ईडीटी डिलीवरी, लेकिन उसको आज ही हमने एडमिट किया है। वो अब मेंटली तैयार है कि मुझे भी 20 दिन इधर बैठना है। और फिर हमें सब पेशेंट बोलते हैं, जैसे अभी भी एक पेशेंट है ऊपर, सब बोलते हैं कि हमें ऑपरेशन करो, सिजेरियन करो। इनको ये नहीं पता है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में कितना फर्क है, और नॉर्मल डिलीवरी के कितने फायदे हैं बच्चे के लिए और माँ के लिए भी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद माँ जल्दी मोबिलाइज हो जाती है, फीडिंग कर सकती हैं, घर जा सकती हैं जल्दी, और घर में रिकवरी जल्दी होती है। और LSCS के बहुत सारे नुकसान हैं। सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होती है, फिर वहाँ पर वो शिकार होता है, उसको रप्चर होने की चांसेस होते हैं। लेकिन सब पेशेंट हमें बोलते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारी माएँ वगैरह, हमारी सबकी घरों में डिलीवरी हुई है, ये बर्दाश्त नहीं, सारे बोलते हैं, प्रेशर्स आते हैं, डिफरेंट जगहों से फ़ोन आते हैं, इनकी डिलीवरी करा, ये LSCS कर दो। और हमारा जो थिएटर है, 3 बेड चल रहे हैं, हमें उस पर इतना प्रेशर होता है कि रात को 40-50 LSCS होते हैं। फिर उसमें भी हम ट्रायज करते हैं कि किसको हाई रिस्क है, किसका बच्चा ज़्यादा मतलब तकलीफ में होगी, कोई माँ ज़्यादा या बच्चे को मरने की चांसेस होगी, ऐसी पहले हम उनको करते हैं। हम उस तरह से ट्रायज करके LSCS करते हैं। लेकिन सब बोलते हैं पहले हमें करो, जिनको नहीं ज़रूरत है वो भी कराते हैं। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जब से आपने यहाँ पे चार्ज संभाला है, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और अभी भी कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स ज़ेर गौर है जिन पे आप काम कर रहे हैं? अब मैं खुद नहीं बोलूंगा, मैं लोगों से ही सुन रहा हूँ, आपसे भी सुना है, लोग खुद कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट है। हाँ, सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट है। सिक्योरिटी सिनेरियो जो है, मैंने बंदे भी बढ़ाए, पहले इधर 84 थे कुछ, अभी 100 से ज़्यादा है। डिसिप्लिन भी उनका बढ़ गया है। मैं खुद कल हर एक लेबर रूम में गया हूँ, मैं थिएटर में गया हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ कि पैसे किसी को नहीं देने हैं। जो यहाँ पर वो एक किस्म का वो कल्चर चल रहा है कि मिठाई वाला, चाय मिठाई, उसके लिए लोग जिम्मेवार है। 90%, 10% हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। क्योंकि जिसको कोई पैसा मांगता है, ये खुशियों का अस्पताल है। यहाँ पर कोई उनको बोलता है चाय दे दो, वो 500 निकाल के देते हैं, कोई उनको रिफ्यूज नहीं करता है। फिर उनसे उनकी मोटिवेशन बढ़ जाती है, नेक्स्ट टाइम दूसरा आता है, फिर वो खुद भी मांगते हैं। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ वो पैसे ना दे। हमारे पास कंट्रोल रूम है, रूम नंबर 125, मेरा नंबर हर जगह लगा है, मेरा ऑफिस इधर ही है, मैं रोज आता हूँ 9 से 5, अदरवाइज भी इधर ही होता हूँ। मेरे पास आई, अगर उनसे कोई पैसे मांगे हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। लेकिन कोई हमारे पास आता नहीं, पैसे देते हैं खुश होके, फिर सोशल मीडिया में वीडियो क्लिप बना के डाल देते हैं। मैं डिपार्टमेंट को आप इसका कितना जिम्मेदार समझते हैं और लोगों को कितना जिम्मेदार समझते हैं? मैं आपको बताऊंगा ना, मैंने पहले ही हफ्ते में CCTV फुटेज में हमारा एक स्वीपर था, उसको 20 रुपये खुद एक बंदे ने दिए हैं। 20 रुपये ज्यादा नहीं होता है, खुद दिए हैं 20 रुपये, लेकिन वो CCTV फुटेज में आ गया। मैंने उसी दिन उसको सस्पेंड करके एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेजा, उसको साइकेट्री में अटैच करके
3-4 महीने से उसकी सैलरी बंद है। मीन्स की करप्शन, लेकिन मुझे लगा ऐसे में उसके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए जो रिश्वत देने वाला हो। हम तो रिश्वत मैं वही बोल रहा हूँ, जो हमारा ये इंडियन पेनल कोड है, गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान का जो कानून है, उसके हिसाब से रिश्वत देने वाला और लेने वाला इक्वली बराबर के जिम्मेवार हैं, बराबर जुर्मवार है। सही बात है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास हमारी सीसीटीवी फुटेज में कोई आ गया किसी का, हम देने वाले के खिलाफ भी अब एक्शन करेंगे और लेने वाले के खिलाफ एक्शन। चलिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, वक्त देने के लिए शुक्रिया।